Good afternoon, students. Today we are going to start organic chemistry part, that is basic concepts and techniques. In the first lecture, we will discuss about introduction of organic chemistry. है ना? Organic chemistry, I can say it is very important part. Or organic chemistry completely based on the reaction of carbon compounds, specifically compounds of carbon and hydrogen, and somehow oxygen also. So basically compound of carbons we will discuss in organic chemistry. And why it is required, first question it is कि why it is required, why we need to establish a different way of chemistry or different stream of chemistry, that is organic chemistry. Because हमारे पास ज़रूरत क्या थी, हमारे पास है ऑलरेडी, उसको डिवाइड क्लासीफाई, केमिस्ट्री को अलग से क्लासीफाई ऑर्गेनिक करने की ज़रूरत क्या थी. In physical chemistry we'll discuss about the physical way of chemistry. In inorganic chemistry we'll discuss about inorganic and organic क्लासीफाई करने का सबसे बड़ा यहाँ पर रोल था. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने शामिल किया बेसिकली जो है वो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती. इनऑर्गेनिक में आयनिक बॉन्डिंग होती है और जो एक्सेप्ट कार्बन भी हो सकता है, बट उनके अलावा भी सारे एलिमेंट, मिनरल्स स्पेसिफिकली जो अर्थ से मिलने वाले एलिमेंट्स हैं, उनसे हमने स्टडी किया. किसको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली लिविंग्स से जो चीज़ें मिल सकती हैं, या पहले ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग्स है ना. तो इनिशियली जो माना जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो जनरली लिविंग्स से मिलते हैं, है ना. हमें डायरेक्टली नहीं मिलते, वो कहाँ से मिलते हैं? हमें लिविंग्स से मिलते हैं. बात की बात अलग है कि उन्हें सिंथेसाइज भी किया जाने लगा, स्टडीज़ भी की गई बहुत सारी, और उन सब के बारे में बहुत सारी बातें भी होने लगी. और अब तो ऑब्वियसली लगभग हर कंपाउंड चाहे वो लिविंग्स में मिलता है, बट उसे सिंथेसाइज किया जा सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. सो सबसे द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई वी नीड यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एंड व्हाई कार्बन हैज ए यूनिक नेचर. क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में बात करें? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ कहना चाह रहा था वो ये है कि देयर आर, अगर आप टोटल कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है. मोर देन 50 मिलियंस कंपाउंड्स, I can say more than 50 million compounds are known, जिनमें से 20 to 30 million compounds बेसिकली कार्बन से बने हुए होते हैं. और इसीलिए हम कार्बन को एक अलग ब्रांच या कार्बन के लिए एक अलग केमिस्ट्री स्टैब्लिश की गई है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. कार्बन का इतना यूनिक नेचर क्यों होता है, अगर हम उसकी बात करें तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसमें जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी हुई है. तो वन इज catenation. Carbon has self-linking tendency. Same carbon atoms आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं with a strong CC bond और C double bond. C का single bond C bond, C double bond C bond, C triple bond C bond, whatever bond is there. So that is second one, multiple bonding. So catenation properties भी होती है, self-linking capacity बहुत अच्छी होती है, उससे अच्छा किसी की नहीं होती है. Multiple bonding, carbon atoms can form single, double and triple bond, right? And due to catenation, carbon atoms combine and form long carbon chains, carbon rings, and due to multiple bonding there are different type of strong carbon bond may form. One more important नेचर ऑफ कार्बन, या एक और प्रॉपर्टी जो कार्बन से रिलेटेड है, दैट इज एलोट्रॉपी. कार्बन एलोट्रॉपी वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट शो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल कार्बन ही ऐसा करता है, राइट. द एलोट्रॉपी इज एक्चुअली द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल, different forms of an element having same physical properties, having different physical properties but same chemical properties. एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होती हैं, उसे अपन कहते हैं
इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स को कहते हैं एलोट्रॉप्स, और फिनोमेना ऑफ शोइंग डिफरेंट एलोट्रॉप्स आर नोन एज एलोट्रॉपी. ओके. नेक्स्ट इज यूनिक वैलेंसी. अगर वैलेंसी की बात करें तो अगर हम बहुत बेसिक बात करें, सो एज वी मूव अलोंग द पीरियड वैलेंसी इंक्रीज होती है और कार्बन तक मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज होने लगती है. विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम जनरली कहते हैं, बट कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, राइट, दैट वी नो वेरी वेल. Important point related with carbon is this कि carbon cannot form ion, or if it is form ion like C4 minus or C4 plus, the ions are so much unstable that the compound formed by those ions never be stabilized, right? So catenation, multiple bonding, allotropy and unique valency, these are the properties of carbon atom which is very unique, and that's why there are huge number of carbon compounds are known, right? Here we are. So that's why ये प्रॉपर्टीज होती है, इसके कारण से हम पढ़ते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो एज वी नो कि ड्यू टू कैटिनेशन कार्बन कंपाउंड्स कैन फॉर्म रिंग्स, कार्बन कंपाउंड कैन फॉर्म चेन्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. In organic chemistry, rings of carbons, chains of carbons we will study. So how these rings and chains can be represented, यहाँ पर उनके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहली बात जो है वो है कंप्लीट स्ट्रक्चर. अगर हम किसी कार्बन के कंपाउंड की बात करते हैं तो उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात होती है. लेट्स सी कि हम उनका कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? ओके, चलिए बात करते हैं. तो एक कार्बन कंपाउंड का जब कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे आई हैव अ कंपाउंड, बाद में नेमिंग की बात करेंगे. जैसे मैंने कई कंपाउंड है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसे, लाइक CH3 एक कंपाउंड हमने लिखा, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH एक, दिस इज CH3 एंड हेयर इज CH2. राइट, सो दिस इज अ कंप्लीट फॉर्म. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने ले लिया C4H10. तो उसके एक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा और उसका कंप्लीट फॉर्म कुछ ऐसा होगा. ओके, ये तो बात हो गई पहली. नाउ द सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंपाउंड इज, यू कैन सी दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. तो इस स्ट्रक्चर को अपन कैसे लिख सकते हैं, वो हो जाएगा आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. कैसे हो जाएगा भाई वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, दैट इज लाइक CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, राइट? इसी तरह से थर्ड जो आता है, थर्ड वन इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे होगा भाई, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में इस तरीके से हम बनाते हैं. इसमें कॉर्नर्स पर कार्बन एज्यूम किया जाता है और कार्बन की वैलेंसी, जितने बॉन्ड हो वो वैलेंसी हमें रिप्रेजेंट हो जाती है. द रिमेनिंग वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर देते हैं किससे, हाइड्रोजन से. जैसे यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, एक ही वैलेंसी, तो रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन यहाँ होंगे जो कि रिप्रेजेंट नहीं किए जाते. अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उसे एज्यूम कर लेते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती. तो ये आपका यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर एक कार्बन कंसीडर किया जा सकता है. तो ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो जाता है. अलग अलग तरीके से फॉर्मूले होते हैं, ज़्यादातर इन 2 फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूले बनाना है सो मच टाइम टेकिंग फॉर स्ट्रक्चर्स ना, तो इसीलिए उन्हें बार बार बात नहीं की जाती. फिर भी चलिए मैं कुछ और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको. जैसे कुछ और स्ट्रक्चर में, चलिए कोई ये कार्बन चेन है ना, इसमें अब ये साथ में कोई ब्रांचिंग भी हो सकती है. ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर देखते हैं. तो ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर अगर मुझे बताना है तो ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, चलिए बात करते हैं. तो ब्रांचिंग वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, CH एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और, फिर C एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और, and then C, one more hydrogen is there, one more hydrogen is there, one more then C, and here the
one hydrogen is there, one hydrogen is there, one hydrogen is there, and here is one hydrogen also. And now see, and one hydrogen is there, one hydrogen is there, and one hydrogen is there, right? तो एक और स्ट्रक्चर हमने बना लिया कंडेंस्ड फॉर्म में. अब इसके बाद में आपको ऐसे ये वाले स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है ना. तो अपन देखें, अगर इसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH और नीचे एक CH3 हो गया और CH3. in each and every structure you can see we need to fulfill the valency of carbon. it is very necessary कि कार्बन की जो वैलेंसीज है वो all 4 होनी चाहिए. ये नहीं हो सकता कि 3 हो जाए. जैसे यहाँ देखिए, अब कैसे बैलेंस करेंगे, एक जो आपको बॉन्ड दिख रहा है और रिमेनिंग जो है आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर लीजिए. तो ये कंडीशन हो सकती है. अच्छा, कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं कंडेंस्ड फॉर्म को, CH3 CH2 CH2 CH एंड CH3. तो अगर CH3 से जुड़ा हुआ है ना तो उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं. तो ब्रैकेट में सामने लिखा है तो इसका मतलब है उस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है. एंड हेयर इज CH3 नाउ, राइट. तो इस तरीके से भी इसे लिख दिया जाता है. और अगर हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के फॉर्म में इसे देखें तो कैसे हो जाएगा भाई, 5 कार्बन इज देयर, सो स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड द ब्रांचिंग इज देयर. कहां पर है, 1 2 3 4 5. तो सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए तो आपकी ब्रांचिंग हो गई, राइट. या ऐसा भी रिप्रेजेंट हो सकता है ये कंपाउंड इस तरीके से, तो ब्रांचिंग नीचे हो जाएगी. क्योंकि आपको जहां पे ब्रांचिंग ऊपर रखनी तो ऊपर हो जाएगी, नीचे रखनी तो नीचे रखनी, राइट. तो इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस ब्रैकेट का जरूर ध्यान दीजिएगा. ब्रैकेट होने का मतलब होता है कि उस कार्बन से जिसके पास बैलेंसी हो आप उसे मैनेज कर लीजिए और उस कार्बन से CH3 जुड़ा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट. ऐसे बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं. आपके जो है वो एक्सरसाइज है उसमें दिए हुए हैं, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. और इसके बाद आ जाते हैं, चलिए अब रिंग में भी देख लेते हैं. चलिए रिंग में मैं ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बनाने वाला हूँ, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मान लीजिए हमें रिंग में रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास जैसे C एक हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ हो गया, तीसरा कार्बन यहाँ हो गया, चौथा कार्बन यहाँ हो गया, पांचवा कार्बन यहाँ हो गया, छठवां कार्बन यहाँ हो गया. इस तरह 6 कार्बन बन गए. तो सब कार्बन में क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, 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 राइट. एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है. इस तरह से 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए. इज इट क्लियर ना, राइट. सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन इस तरीके से. अगर मैं इसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, CH2. देखिए CH2 ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन CH2 मतलब केवल कार्बन जुड़ा हुआ है ना. यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ पर भी CH2. और अगर हम बॉन्ड लाइन में, तो सबसे बढ़िया तरीका बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट होगा, सारे कॉर्नर पे कार्बन मान लीजिए, उसके बैलेंसी को सेटिस्फाई कर दीजिए, आपके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी होगा. यस और नो. तो इस तरह से आप बॉन्ड लाइन के बारे में बता सकते हैं. तो आपने क्या क्या बताया भाई, जो है वो कंप्लीट फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, सारे फार्मूले से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर. ये काफ़ी स्पेसिफिक तरीका होता है एक्चुअली. हम जानते हैं कि अगर कार्बन एटम्स हैं, अच्छा बॉन्ड लाइन, इसमें और तरीके भी हो सकते हैं. चलिए पहले उनके बारे में एक दो बात कर सकते हैं. जहाँ डबल बॉन्ड होता है तो फिर डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3. तो इस तरह से डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट होगा. बॉन्ड लाइन कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन इज देयर, ठीक है. तो कहाँ पर सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो वहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है. ट्रिपल बॉन्ड है तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3. तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, चलिए तो उसके लिए भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो 1 2 सेकंड कार्बन पर क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जनरली होता है क्या, जैसे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में खासकर मैं आपसे बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड कभी इस तरीके से ना हो कि कैसे हो जाता है ये, और जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं. इसका मतलब ये होता है, इसको जैसे बराबर बराबर अगर आपने बीच में लगाया तो गलत हो जाएगा. तो इस तरीके, क्योंकि लीनियर हो जाता है. कैसा हो जाता है,
ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण से लीनियर हो जाता है। तो बाकी कार्बन ऐसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, लीनियर होता है या नहीं होता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसलिए वो लीनियर हो जाता है। यस और नो? सो ये बढ़िया तरीका होता है, तो आप इसे समझिए अच्छे से। कई बार इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, इस कंपाउंड को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस कंपाउंड को ऐसे भी कई जगह आप रिप्रेजेंटेड देखेंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, इस कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये लाइक दिस, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 2 बॉन्ड लगा दिए, इसका मतलब एक कार्बन यहाँ था और जहाँ ये बॉन्ड फिनिश हो रहा है एक कार्बन यहाँ भी होगा और एक कार्बन यहाँ भी होगा। फिर इसके बाद आप जो है चाहे तो एक कार्बन यहाँ मान लीजिए, तो ये आप कहाँ तक पहुँच गए, 1 2 3 4 और एक CH3 इस तरीके से जोड़ दीजिए। तो ये खासकर इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर बॉन्ड बराबर बराबर नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ और वहाँ कार्बन हो सकते हैं। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जो बात कर रहा था कि जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है, तो वहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर ज्योमेट्री होती है, वो भी प्लेनर है, वहाँ भी कोई समस्या नहीं है ना। sp2 जो कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड, चाहे वो ऐसे जुड़ा हुआ हो, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक कार्बन की अगर अपन बात करें, जैसे इट्स लाइक दिस, तो ये कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन में जैसे ऐसी सिचुएशन होती है तो 1 पाई बॉन्ड होता है, उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और एक भी सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, तो उस कंडीशन में इसमें एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, इसमें 2 बॉन्ड अलग ले लेंगे और इसमें 4 बॉन्ड अलग मिलेंगे, तब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जब उस कार्बन में इंडिविजुअल कार्बन के प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, जब इंडिविजुअल कार्बन में sp3 होगा तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं आप? इंडिविजुअल कार्बन में जब sp3 होगा तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। जनरली होता क्या है, जो इंडिविजुअल कार्बन होता है sp3, तो ये कार्बन हो गया और उसके ऊपर जो होता है वो इस तरह से वैज बनाया जाता है, इसे हम वैज कहते हैं, ठीक है। और नीचे जो बनता है वो डैश होता है, इसे हम डैश कहते हैं। तो इसे वैज डैश स्ट्रक्चर कहा जाता है। और बाकी 2 जो कार्बन होते हैं वो एक प्लेन में रखे जाते हैं, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, और ये एक ही प्लेन में, तो इसे वैज डैश स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है भाई, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 लाइन होती हैं, वर्टिकल लाइन को आप कंसीडर करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में वर्टिकल लाइन जो है वो आपको कंसीडर की जाती है अवे फ्रॉम यू, आप जैसे सामने से देख रहे हैं तो वर्टिकल लाइन कंसीडर की जाती है कि ये दोनों बॉन्ड आपसे दूर की तरफ है और ये दोनों बॉन्ड आपके तरफ है, तो ये अवे फ्रॉम यू एंड टूवर्ड यू, इस तरीके से 4 ओ बनाए जाते हैं। ये दोनों बॉन्ड आपसे दूर, यानी एक ऊपर और नीचे की तरह, और ये जो है वो एक ही प्लेन में आपकी तरफ। इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी दिया जाता है, वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम यू और वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम यू एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टूवर्ड यू, राइट। तो इस तरीके से उसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बताया जाता है। और 1-2 फॉर्मूला उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम एक जनरल समझ लें पहले, उसके बाद उस पर भी आएंगे, राइट। सो इस तरीके से मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया, कंडेंस स्ट्रक्चर बताया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताया, 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी मैंने आपसे बात की। चलिए अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। वन इज एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड और सेकेंड वन इज साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड। जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड। दोज हैविंग कार्बन कार्बन sigma bond only, there's no pi bond, they are saturated like ethane,
ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसो छोड़िए, अपन बाद में समझ लेंगे उसको, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी इसके लिए इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो आइसोब्यूटेन, ईथेन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। मैं इसे अनसैचुरेटेड नहीं कह रहा हूँ, इसे भी अनसैचुरेटेड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने कहा अनसैचुरेटेड वो होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा। तो ये सब सैचुरेटेड में आते हैं। अनसैचुरेटेड में जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा हुआ था, ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें सिंगल बॉन्ड है, वो सब किस में आ जाते हैं? अनसैचुरेटेड में आते हैं। तो ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उन्हें दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, वन इज सैचुरेटेड एंड अदर वन इज अनसैचुरेटेड। जो साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड होते हैं उन्हें दो अदर क्लासेस में क्लासिफाई किया था, वन इज एलिसाइक्लिक एंड अदर वन इज एरोमेटिक। मतलब एलिसाइक्लिक वो है जो एरोमेटिक नहीं है, आई कैन से। एरोमेटिक इज वेरी बिग क्लास ऑफ केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई कैन से, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसीलिए एरोमेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है, तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, राइट। सो दो तरीके से, तो रिंग कंपाउंड को एक तो एलिसाइक्लिक जो एरोमेटिक नहीं है और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड, दो अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। अगर मैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करूं तो ये यू कैन सी 3 कार्बन की रिंग कंपाउंड की तरह हम उसे कह सकते हैं। एलिसाइक्लिक मतलब रिंग कंपाउंड हो गए, है ना। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, नाम अपन बाद में देखेंगे, नाम का इशू नहीं, नाम की बात बाद में आएगी, बट इस तरह के कंपाउंड यू कैन सी। ये देखिए, ये अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हो गया, है ना। ये बेसिकली दो क्लासेस में क्लासिफाई हो जाते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। मतलब पूरी रिंग में अगर एक ही एटम है, हर कॉर्नर पे एक ही जैसा एटम है तो कहलाते हैं होमोसाइक्लिक, और डिफरेंट एटम्स है तो वो कैसे कहलाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। एक ही जैसे एटम्स है तो वो कहलाते हैं होमोसाइक्लिक, और डिफरेंट एटम्स है तो वो कहलाते हैं कैसे? हेट्रोसाइक्लिक, बराबर। सो एक इसमें देखिए कार्बन 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 कार्बन, बट इसमें देखिए ऑक्सीजन, तो ये होमोसाइक्लिक हो गए और ये हेट्रोसाइक्लिक हो गए, हाँ या ना। इसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी कुछ क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी दो इंपॉर्टेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। एक्चुअली होता क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके के एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, बट एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अगर हम बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड को जो सबसे फेमस कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड में वो है बेंजीन, बराबर। एरोमेटिक कंपाउंड में जो सबसे फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है वो है क्या? बेंजीन। और बेंजीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे पढ़ेंगे, बट मैं एक पूरा कंडेंस्ड फॉर्मूला भी इसका आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। तो ये जो कंपाउंड जो है, मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिन कंपाउंड्स में इस तरीके से, है ना, बेंजीन, जो दो कंपाउंड विच आर और एरोमेटिक कंपाउंड्स which are related with benzene or formed by benzene are called benzenoids, and those are not formed by benzene are called non-benzenoid. I have some example of it also. I'm sharing those examples with you here also, right? So you can see the one is, yeah, you can see this is very important, very important, you can see. So this is benzenoid aromatic compound, लाइक बेंजीन, या बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ कुछ जुड़ा हो, नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन बॉल्स आपके घरों में होती है ना, लाइक दिस नेफ्थलीन, है ना। सो ये हम नॉमेनक्लेचर पे बाद में बात करेंगे, हम उस पे नहीं जा रहे हैं। एंड दिस इज नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, ये देखिए बेंजीन से नहीं बना होता है, बेंजीन में 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है। तो जो बेंजीन से बने होते हैं उन्हें बेंजीनॉइड कहते हैं, और जो बेंजीन से नहीं बने होते हैं उन्हें नॉन बेंजीनॉइड भी कह दिया जाता है। तो ये तो बात होगी एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन और नॉन बेंजीनॉइड। इस एरोमेटिक कंपाउंड में एक और इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिन्हें हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में आप देख सकते हैं ये 3 काफी पॉपुलर स्ट्रक्चर है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में। एक फ्यूरेन, सेकेंड इज थायोफीन एंड पिरीनिन।
मुझे नाम से अभी भी कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि कंपाउंड कैसे हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग में, अगेन जैसे यहाँ पर आप हेट्रोसाइक्लिक देख रहे थे ना, वैसे ही तो हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या कह देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी कह देते हैं, right? So this is very important. So this is the classification. How can we classified organic compound into acyclic or open chain और cyclic और closed ring. acyclic को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्लासिफाई करते हैं मेजर लेवल पे, है ना। साइक्लिक में एलिसाइक्लिक भी होते हैं और एरोमेटिक में। अगेन एलिसाइक्लिक को भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्लासिफाई किया जा सकता है, बट मैंने यहाँ नहीं किया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्यों नहीं किया है। एलिसाइक्लिक को मेजर दो क्लासेस में क्लासिफाई किया था, वन इज होमोसाइक्लिक एंड अदर वन इज हेट्रोसाइक्लिक। अगर मैं एलिसाइक्लिक को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्लासिफाई करूं तो ये दोनों सैचुरेटेड में काउंट हो जाएंगे और ये अनसैचुरेटेड में, क्योंकि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बेसिक डिफरेंस क्या है, अनसैचुरेटेड में पाई बॉन्ड होता है और सैचुरेटेड में पाई बॉन्ड नहीं होता है। एंड देन एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। So this is very very important part. Please watch it because it is introductory part. अगर introduction अच्छा होता है तो आगे केमिस्ट्री भी बेहतर होती है। So this is very important. अच्छे से उसे स्टडी कीजिए and we will have next lecture. आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।